हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि अपडेटेड वाली है फ्रॉम दी फेब टू अप्रैल 2021 उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 19 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एनवायरनमेंट का है और उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। बट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अनअकैडमी के बैचेस के बारे में आपको बताना चाहते हैं। अनअकैडमी यूपीएससी के लिए 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए बैचेस को 29 सितंबर से स्टार्ट कर रहा है। यूँ तो हर वेडनेसडे करता है लेकिन फिलहाल 29 सितंबर से इनका लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि 2022 के लिए अगर आप चूज़ करते हो तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितनी प्रॉपर अच्छे से शेड्यूलिंग ऑलरेडी कर रखी है। और अगर आप 2023 के लिए 2 साल का बैच चूज़ करते हो तो भी फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये तो गारंटी है, अगर आप सारी क्लासेस बहुत डिसिप्लिन में करते हो तो आपको यूपीएससी निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए बायलैंग्वेज और इंग्लिश दोनों ही में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है कि कौन सा टीचर किस वक्त कौन सा सब्जेक्ट लेगा। 360 डिग्री अप्रोच इनके आंसर राइटिंग के लिए ली गई है। और उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं अप्रोक्सीमेटली आपको ये इतने ही पैकेज में फ्री मिलेंगे, प्लस इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपके टॉप 19 ऑप्शन सब कुछ एक्सेस आप कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए आप यूपीएससी कॉम्बैक्ट में आपको स्कॉलरशिप पाने का मौका है जिसमें आप हर एक संडे एनरोल कर सकते हो खुद को बाय यूजिंग माय कोड सिर्फ आईएएस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन्विटेशन कोड आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री कराने में मदद करेगा। साथ में रेज हैंड ऑप्शन अनअकैडमी प्रोवाइड करिए जिससे आप लाइव क्लास में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो और आप आराम से जो अपने फेवरेट एडुकेटर से बात कर सकते हो। यहाँ पे लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जो कि मेरा फेवरेट है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, डेली आंसर राइटिंग और न जाने क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है जो कि आपको किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में मिलना असंभव है। यहाँ पे अनअकैडमी लोन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोन चाहें तो वो भी ले सकते हैं। सब कुछ सारा कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करना है। इसमें भी आप 10% ऑफ पा पाओगे और सेम इंस्टॉलमेंट को 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 0 प्रोसेसिंग फीस पे आराम से 12 महीनों में दे पाओगे। ये 20 बुक्स बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट के द्वारा बनाई गई, आपको 10,000 की कीमत की बुक्स फ्री में मिलेंगी अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो। यहाँ पे प्राइजेस हैं सब्सक्रिप्शन के, ये है प्लस के और ये है आइकॉनिक के, और आई वुड रिकमेंड कि आप आइकॉनिक लीजिए। इन प्राइजेस में भी आपको 10% की छूट मिलेगी इफ यू विल यूज माय कोड सिर्फ आईएएस। ठीक है। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन सिर्फ आईएएस सेल्स टेलीग्राम पे। चलिए तो हम पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि हेड है आपकी, मेन हेडिंग है क्लाइमेट चेंज की, और उसके अंदर का पहला सब टॉपिक है क्लाइमेट रेजिलियंट ग्रेन्स। क्लाइमेट रेजिलियंट ग्रेन्स, आइए जानते हैं फिलहाल न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बल्कि यहाँ पे क्या करा कि अप्रूव करा एक रेजोल्यूशन जिसे इंडिया ने स्पॉन्सर किया था, टू डिक्लेयर 2023 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। आइए कुछ बातें मिलेट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कहानी ही मिलेट के बारे में सुन रहे हैं। तो अब इंडिया ने सजेस्ट किया था, तब तो फिर हमें जानना भी बनता है बहुत अच्छे से। देखिए मिलेट्स क्या है। मिलेट्स जो होते हैं उसे हिंदी में अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो हिंदी नहीं लिखी है, बाजरा नहीं कहते हैं, बाजरा। मिलेट्स ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रासेस हैं, ज़्यादातर सीरियल क्रॉप्स के या ग्रेन्स के तौर पे हमारे देश के अंदर उगाई जाती हैं, खाने के पर्पज से एज अ फॉडर भी। इनको क्लासिफाई करा गया है मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स के तौर पे इनके ग्रेन साइज को देखते हुए। ठीक है, जैसा साइज उस हिसाब से इनको मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स के तौर पे क्लासिफाई करा गया है। तो आप कहेंगे मैम मेजर मिलेट्स कौन होती है? तो मेजर मिलेट्स जो है जैसे सोरगम हो गया, मतलब जवार, या पर्ल मिलेट हो गया जैसे बाजरा, है ना। मिलेट्स के अंदर भी बहुत चीज़ें हैं। बाजरा तो एक मैंने बताया आपको, एक वो था जो है एक इसका मेजर मिलेट का था, इसके अंदर आता है। सोरगम मतलब आपका जवार, उसके पर्ल मिलेट जैसे बाजरा, फिंगर मिलेट जैसे रागी। ये रागी आगी ओट्स ओट्स देखा होगा ना, सुना होगा ना। तो रागी के बिस्किट्स जो आते हैं, अगर आपने नहीं सुना तो या खाया भी होगा,
ज्वार वगैरह काफ़ी डाइटिंग वगैरह में खा लेते हैं। बाजरा तो खैर जाड़े में खाते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है इसके यूज़ होता है। उसके साथ माइनर मिलेट्स की अगर मैं बात करूं तो माइनर मिलेट्स में आपकी फॉक्सटेल आती है, और लिटिल, फिर कोडो, फिर प्रोसो या बार्न यार्ड मिलेट आती है। तो काफ़ी सारी मिलेट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और जो स्यूडो मिलेट है ना, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्यूडो मिलेट। तो स्यूडो मिलेट जो है वो अमरनाथ, राजगिरा और आपकी जो है बकवीट मतलब जो कूटू का आटा खाते हैं ना, हाँ, आपने खाया होगा जब व्रत वगैरह रखा जाता है नवरात्र का या ऐसा कुछ होता है तो कूटू का आटा खाते हैं। तो ये कूटू का आटा जो है इसके अंदर आता है, मतलब आटा क्या, कूटू आता है इसके अंदर। तो ये जो स्यूडो मिलेट्स है ना, ये जो है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द बोटेनिकल फैमिली टू विच ट्रू ग्रेन्स बिलोंग। ठीक है, ये जो मेन जहाँ से सही एकदम ट्रू ग्रेन्स है वहां से उसकी फैमिली का पार्ट नहीं है। हालांकि ये न्यूट्रिशनली सेम होती हैं एंड इनको भी सेम तरह से यूज करा जाता है जैसे कि ट्रू ग्रेन्स को किया जाता है। तो हमने स्यूडो मिलेट्स का जाना और मेजर और माइनर मिलेट्स जो मेन है उनका जाना। तो अब मिलेट्स इन इंडिया के बारे में कुछ बात जानते हैं। देखिए, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का पूरे वर्ल्ड में, विद 41% ग्लोबल मार्केट शेयर। ड्यूरिंग 2017-18 जो मैक्सिमम एरिया था मिलेट्स के अंदर वो राजस्थान में था, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका थे। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मेजर मिलेट्स जो है वो खारिफ सीजन में ग्रो होती हैं। ठीक है, खारिफ सीजन का मतलब कि जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में ग्रो होती हैं, जैसे पर्ल मिलेट या बाजरा, फिंगर मिलेट या रागी, आपकी सीरियल्स और ज्वार वगैरह जो है वो खारिफ क्रॉप है। मिलेट ज़्यादातर जो है वो उगाई जाती हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में हमारे इंडिया के। तो ये कुछ कहानी मिलेट्स की बताई। तो आप कहेंगे मैम इनके क्या फ़ायदे, काहे हम खा लें, आप बताइए। आइए तो आपको फ़ायदे बताती हूँ, बेनिफिट्स बताती हूँ मिलेट प्रोडक्शन के। पहला है हेल्थ बेनिफिट। देखो, जो मैल न्यूट्रिशन की समस्या है उससे लड़ने में बहुत मददगार है, क्योंकि इनके अंदर फाइबर बहुत है, मिनरल्स बहुत है, विटामिन बहुत है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है। दूसरी बात कि ग्लूटेन फ्री होती है ना, मतलब ये लोगों जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ ये एंटी कार्निजेनिक और एंटी हाइपर टेंसिव फ्रूट्स हैं, है ना, जिससे क्या है कि जैसे इनमें मोटापा नहीं होगा, हार्ट डिजीज नहीं होंगे, और इन्फ्लेमेशन ये रिड्यूस करती है और डाइजेशन को बढ़िया करती है। तो ये मिलेट्स के फायदे हो गए। अब आप कहेंगे इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है मैम। तो इकोलॉजिकल बेनिफिट्स में देखिए, मिलेट्स क्रॉप जो है ये सिक्वेस्टर कार्बन है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब वाइल पैडी फील्ड्स एमिट मीथेन, अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये जो पैडी है आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये मीथेन गैस एमिट करता है ना, तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये यहाँ पे कार्बन के लिए मददगार साबित है और लेस वाटर इंटेंसिव है। एग्जाम्पल, एक जो चावल का प्लांट होता है इसके लिए करीब 2.5 गुना पानी लगता है जितना पानी एक सिंगल मिलेट प्लांट में लगता है ज़्यादातर वैरायटीज़ में। तो समझो कहाँ एक एक A1:2.5 का रेशियो चल रहा है, और हार्डली जो ड्रॉप टॉलरेंट है और जो हीट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं ये जनरली डू नॉट सकम टू पेस्ट एंड डिजीजेस, है ना, ये कोई पेस्ट डिजीजेस वगैरह इसमें नहीं होते हैं, ड्रॉट टॉलरेंट भी होते हैं। ये ऐसे एरियाज में उग सकते हैं जहाँ पे 350 से कम भी बारिश हो, और कल्टीवेशन जो साइकिल पीरियड है वो इनका 70 टू 100 डेज तक का होता है। तो हर जगह पे एडजस्टिंग नेचर है इनका, आप देख सकते हैं। ये फर्टिलिटी अगर मान लीजिए सॉइल की कम भी है तब भी उग जाएंगे, है ना, तो ये एक बहुत अच्छा इनका बेनिफिट है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करूं तो मिलेट्स को फेमीन रिजर्व्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो ग्रोइंग सीजन है बहुत कम है, करीब 65 डेज का, और ये रखे जा सकते हैं फॉर 2 ईयर्स और बियॉन्ड। लो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिए, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह की कोई इनको ज़रूरत है नहीं। जैसे कि मान लीजिए स्मॉल मिलेट जो कि ड्राई लैंड में उगाई जाती है कर्नाटका वगैरह में, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये लगते हैं पर एकड़, और हाई डिमांड है एक्सपोर्ट की। मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो ग्लोबल मिलेट का प्रोडक्शन है वो माना गया है 28.4 मिलियन मीट्रिक टन 2019 में। तो एक्सपोर्ट की भी काफ़ी डिमांड है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा है। अब तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि कल से खाना भी शुरू कर दिया जाए। उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर कि भाई गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रमोट मिलेट प्रोडक्शन। सरकार ने क्या आखिरकार कदम उठाए मिलेट के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए। तो पहला है इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रोडक्शन। इसको लॉन्च किया गया था 2011-12 में, ताकि मिलेट्स को प्रमोट करें एज न्यूट्री सीरियल्स और यहाँ पे इंडिया की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाएं। ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक पार्ट है। दूसरी बात कि भाई इंटीग्रेटेड सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन कोर्स सीरियल्स, ये मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम के तहत है, ताकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कुछ स्पेसिफिक क्रॉप बेस्ड सिस्टम की बढ़ाई जा सके। उसके बाद है गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मिलेट्स के बढ़ाएं, जैसे बाजरा, जवार, रागी वगैरह के, ताकि यहाँ पे फार्मर्स को इंसेंटिवाइज कर सकें कि आप अब मिलेट्स को ग्रो करिए, खासकर ड्रॉट प्रोन एरियाज में। और आखिरी में सरकार ने यहाँ पे 2018 को डिक्लेयर किया था एज अ नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस की बढ़ती भी जा रही है। लास्ट में हम कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो है यहाँ दिंदोरी मॉडल ऑफ मिलेट्स। ये क्या है? देखिए, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ने एक इनिशिएटिव को सपोर्ट करा ताकि मिलेट्स को रिवाइव करें कोडो और कुटकी कल्टीवेशन में इन दिंदोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ये इन्होंने भी दे हैव इनेबल्ड ग्रुप ऑफ फार्मर्स टू ग्रो कोदो बार्स, जिसमें करीब 33.4% मिलेट्स होती है, और उसके बाद ये सप्लाई करी जाती है तो आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब प्रोजेक्ट जो है इसने काफ़ी सारी मदद करी है न्यूट्रिशन गोल्स को पूरा करने में, जैसे मैल न्यूट्रिशन से लड़ने में बच्चों के बीच में, और मिलेट कल्टीवेशन को रिवाइव करने में, जैसे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा जो है क्रॉप इस बार उगा, मतलब इनके अंदर उगा है पहले की कंपैरिजन में। तो ये हमने कुछ रिलेटेड न्यूज़ की बात करी, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक कहता है नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। तो न्यूज़ में क्यों है ये समझते हैं। देखिए, हुआ क्या कि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज करी रिपोर्ट जिसका टाइटल है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर अडेप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क। तो आइए रिपोर्ट के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट का मेन एम है कि ऐसा जो करंट क्लाइमेट स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल वल्नरेबिलिटी है, जो रिस्क है, वो असेसमेंट करना है इंडिया के लिए, और साथ ही साथ कैपेसिटी जो स्टेट की है उसे भी बढ़ानी है ताकि वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर पाए एक कॉमन मेथड का यूज़ करके। तो ऑल इंडिया असेसमेंट के बेसिस पे इस रिपोर्ट ने ये देखा कि ज़्यादातर जो वल्नरेबल स्टेट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के अंदर विद रिस्पेक्ट टू करंट क्लाइमेट रिस्क एंड मेन जो वल्नरेबिलिटी के ड्राइवर्स हैं, तो ये सारा कुछ इन्होंने देखा कि क्या आखिरकार क्यों रिस्क है और क्या वजह है। तो इन्होंने वल्नरेबिलिटी इंडेक्स का यूज़ करके सब देखा। ये जो असेसमेंट किया गया ये बेस्ड था ऑन अ सेट ऑफ कॉमन इंडिकेटर्स और कॉमन मेथडोलॉजी के बेसिस पे, और साथ में स्टेट ने कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को भी कैरी आउट किया। तो देखिए, काफ़ी ज़रूरी था। इट इज़ असेंशियल फॉर प्रायोरिटाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट एडेप्टेशन, और उसके साथ यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, है ना। इसमें था कि भाई स्टेट्स और यूटीज की सरकारों ने साथ दिया उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज के बेसिस पे, जिससे पॉलिसी मेकर्स को मदद मिलेगी भैया उनका प्रॉपर कैसे जो है क्लाइमेट एक्शंस वगैरह को इनिशिएट करने में। ये पार्ट है 2 नेशनल मिशंस का, ये पार्ट है 2 नेशनल मिशंस का ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के। कौन से 2 वो मिशन है इसका पार्ट है? पहला है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। इसका एम ये है कि जो हिमालयन ग्लेशियर्स ऐसे पिघल रहे हैं उसको यहाँ पे रोकना और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना हिमालयन रीजन में। और दूसरा मिशन जो है वो है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये एक डायनेमिक और वाइब्रेंट नॉलेज सिस्टम को बिल्डअप करेगा दैट इन्फॉर्म एंड सपोर्ट नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन फॉर रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस। जो मतलब क्या करेगा कि भैया
जो सपोर्ट करता है भाई आपका जो नेशनल पॉलिसी है, एक्शन है ना, जो इफेक्टिवली यहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है टू क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस से, है ना, वाइल नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नेशनल नेशंस ग्रोथ गोल्स, ठीक है ना। और भाई जो देश के ग्रोथ वाले उद्देश्य हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करे बिना। अब देखिए, रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क ये बेस्ड है ऑन द 5th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब IPCC AR5 ना, 2014 में हुआ था ना, उसके बेसिस पे है ये, जो डिफाइन करता था रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज एट द इंटरसेक्शन ऑफ हजार्ड, एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी। अब की इंडिकेटर्स क्या है इस असेसमेंट के, ये बताइए। तो आपको ये समझाती हूँ क्या है। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड सबसे पहला, तो परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन पहला। दूसरा, मतलब पहला इसके अंदर देखते हैं ना, सोशियो इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड में देखते हैं सबसे पहले कि परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन कितनी है। उसके साथ यहाँ पे शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कितना है, और विमेन का पार्टिसिपेशन कितना है वर्कफोर्स में। दूसरा, एग्रीकल्चर में देखते हैं कि भाई शेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि एग्रीकल्चर के अंदर, शेयर ऑफ मार्जिनल एंड द स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, उसके बाद यील्ड वेरिएबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, फिर एरिया अंडर क्रॉप इंश्योरेंस, फिर एरिया अंडर रेनफेड एग्रीकल्चर। उसके बाद बायोफिजिकल की बात करें तो लैक ऑफ फॉरेस्ट एरिया पर 1000 रूरल पॉपुलेशन। और इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा, और उसके साथ रोड एंड द रेल कनेक्टिविटी। और लास्ट में हेल्थ की बात करें तो इसमें आता है डेंसिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस और वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो इन सभी हेड्स के अंदर, इन पांचों हेड्स के अंदर हम अगर एक एक करके जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो टोटल इंडिकेटर्स हो जाते हैं 14। तो इसके अंदर टोटल 14 इंडिकेटर्स आएंगे। अब आप कहेंगे मैम आखिरकार रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या रही। तो पहला देखिए, स्टेट लेवल वल्नरेबिलिटी इंडिसेस। ये इंडिसेस जो है ये वेरी करते हैं, अलग अलग हैं, ओवर द स्मॉल रेंज ऑफ 0.42 से लेके 0.67 के बीच में है। इसका मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं इन सबको वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड जो है कंसर्न से डील करना पड़ेगा, हर जगह पे कुछ ना कुछ है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल वल्नरेबिलिटी इंडिसेस। ये इंडिसेस भी वेरी कर रहे हैं विद इन स्मॉल रेंज 0.34 से 0.75 के बीच में। असम, बिहार, झारखंड, ये करीब 60% डिस्ट्रिक्ट है इनकी इन द कैटेगरी ऑफ हाईली वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद वल्नरेबिलिटी इंडिसेस की बात करें तो ये इंडिसेस ये रिलेटिव मेजर्स हैं। इसका मतलब ये कि सारी ही जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स हैं ये वल्नरेबल हैं, बट कुछ जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा वल्नरेबल है दूसरों के कंपैरिजन में। तो ऐसे को जो है वो प्रायोरिटाइज अडेप्शन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, फटाक से कि जो ज़्यादा है उनको तुरंत तुरंत कर लो। अच्छा, अब आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहती हूँ। अभी रिलेटेड न्यूज़ तो मैं बाद में बताऊंगी, बट उसके पहले इसमें देखिए जो मैंने आपको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बताया था वो क्या है। देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, ये इंडेक्स जो है ये से रिलीज करती है जर्मनी बेस्ड थिंक टैंक जर्मन वॉच। ये इंडिकेट करता है लेवल ऑफ एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी टू एक्सट्रीम इवेंट्स विच कंट्रीज शुड अंडरस्टैंड एज वार्निंग। ठीक है, ऐसा मतलब वल्नरेबिलिटी टू एक्सट्रीम इवेंट्स तक कि जिन्हें जिस चीज़ को कंट्री को एक वार्निंग के तौर पे लेना चाहिए ताकि ज़्यादातर आप प्रिपेयर रह सके फ्रीक्वेंट और सीवियर इवेंट्स के लिए आने वाले फ्यूचर में। तो ये जो CRI है 2021, इसका डेटा लिया गया है फ्रॉम 180 कंट्रीज और उसको एनालाइज करा गया है। इंडिया ने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करा है फ्रॉम 5th इन द CRI 2020 टू 7th इन द CRI 2021। हम बात करते हैं NAPCC के बारे में। देखिए, 2008 की बात है जब इंडिया ने अनाउंस किया था NAPCC में कि दैट इसके अंदर 8 एम्बिशियस गोल होंगे जो कंट्री के लिए सेट करे जाएंगे फॉर द क्लाइमेट चेंज। वो 8 कौन कौन से होंगे आपको एक एक करके बता देती हूँ। पहला है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दूसरा है नेशनल सोलर मिशन, तीसरा है नेशनल मिशन ऑन इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, चौथा है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, पांचवा है नेशनल वाटर मिशन, छठा है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया,
सातवां है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम और आठवां है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इन सबको देखा गया था, ये भी हमने बता दिया आपको। और एक हम आईपीसीसी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। देखिए, इसको वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किया गया था और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा क्रिएट किया गया था 1988 में। इसके अंदर अभी 195 मेंबर्स हैं और ये रेगुलर असेसमेंट प्रोवाइड करता है ऑफ द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, फ्यूचर रिस्क क्या है और ऑप्शंस क्या है इसके मिटिगेशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ आपको बात करी। अब यहाँ पे हम थोड़ी चीज़ें और जानने की कोशिश करते हैं, वो है कुछ रिलेटेड न्यूज़ जो इससे रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए लास्ट में, अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर क्लाइमेट चेंज किस तरह से अफेक्ट करेगा। सबसे पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ये किया गया अंडर नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा। और उसमें ये पता लगा कि क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जैसे लैंड डिग्रेडेशन होगा, मार्केट वोलेटिलिटी होगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, रिस्पांस जो इनपुट के थ्रू मिलना है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ भी कम होगी, मतलब धीमे ही होगी, रोकेगा वो। उसके साथ रेनफेड राइस जो है, यील्ड जो है, ये मानी गई है कि ये भी कम होंगी, रिड्यूस मार्जिनली। और इरिगेटेड राइस यील्ड जो है वो, मतलब देखिए यहाँ पे रेन फेड राइस यील्ड आर प्रोजेक्टेड टू रिड्यूस मार्जिनली, कम से कम यहाँ मान के चलो 2.5% से के आसपास, और इरिगेटेड राइस यील्ड जो है वो बाय 7% के आसपास इन 2050। फर्दर जो वीट यील्ड को माना गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, ये भी कम हो जाएगी बाय 6.25 इन 2021, मतलब 6.25 नहीं है, 6 से लेके 25% तक के बीच में। और मेज यील्ड की बात करें तो 18 से 23% के बीच में ये भी कम होने के चांसेस हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ये माना जा रहा है कि करीब 1 से लेके 1.3 डिग्रीज तक बढ़ जाएगा 256 डिस्ट्रिक्ट में, एंड 1.3 से लेके 1.6 डिग्रीज तक बढ़ जाएगा 157 डिस्ट्रिक्ट में। ये 2020 से 2049 तक माना जा रहा है। क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, लाइव स्टॉक और फिश ये माना जा रहा है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। फूड सिक्योरिटी के ऊपर ये अपनी इम्प्लीकेशन डालेंगे, लाइवलीहुड के ऊपर, और खासकर सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इसलिए भैया एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, नहीं तो कुछ रह नहीं जाएगा जीवन में। यहाँ पे इन दोनों टॉपिक पे ओवर करते हैं चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सिर्फ IAS का कोड यूज़ करें सब्सक्राइब करने के लिए, और आप अनअकैडमी मुझे फॉलो कर लीजिए। बाकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए @ सिर्फ IAS सेल्स में मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच। सब चीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।